हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके प्रकारों की बात कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो बात करते हैं सबसे पहले मोनोसेकेराइड की। देखो, मोनोसेकेराइड जो होता है, ये मोनोसेकेराइड यूजुअली क्या होते हैं, ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सरल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। सबसे छोटे आकार के शर्करा अणु जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड अणु होते हैं। दूसरी बात करें, ये जो शर्करा अणु जो होते हैं इनका अपघटन जो होता है, यानी इनका जल अपघटन इनसे छोटी श्रृंखलाओं में नहीं हो सकता, यानी ये सबसे छोटी श्रृंखलाएं होती हैं, यानी इनका और अधिक जल अपघटन नहीं हो सकता। जैसे मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटी इकाई होती है। मोनोसेकेराइड इकाइयों से ही ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है और ओलिगोसेकेराइड इकाइयों से ही पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। तो ये सबसे सूक्ष्मतम यानी इनका जल अपघटन छोटी श्रृंखला जो होती है उसमें नहीं होता है, यानी छोटे अणुओं में या छोटी श्रृंखलाओं में नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें कार्बन संख्या 3 से 7 होती है, यानी प्रत्येक मोनोसेकेराइड अणु जो होता है उसमें कार्बन की संख्या 3 से लेकर मिनिमम 3 होती है और मैक्सिमम 7 होती है। इसके बाद इसके अणुसूत्र की अगर बात करते हैं तो CnH2n या फिर इससे CnH2ON, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, मैंने पहले बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल में जो पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं, इन मोनोसेकेराइड इकाइयों की अगर बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड इकाइयों में विशेष प्रकार के कार्बोनिल समूह जो होते हैं वो पाए जाते हैं और अन्य कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एकल सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो अन्य कार्बन परमाणु एकल सह संयोजक बंध जो होता है उनके द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें कुछ विशेष प्रकार के कार्बोनिल समूह जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कार्बोनिल समूह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन समूह। आईयूपीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्डिहाइड समूह जो होता है उसमें होता क्या है, एक अणु डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जो ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 बंध के द्वारा चारों संयोजकता कंप्लीट होती है। ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होता है। और कीटोन की अगर बात करते हैं तो कीटोन ग्रुप जो होता है उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु, यानी इस प्रकार का जो समूह होता है वो कीटोन समूह कहलाता है, ये एल्डिहाइड समूह कहलाता है। इधर एल्किल समूह जुड़ जाएगा, इधर भी एल्किल समूह जुड़ जाएगा और इधर केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ता है, यानी ये एल्डिहाइड समूह जो होते हैं वो जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं उनके सिरों पर ही पाया जाएगा और अगर मध्यवर्ती जो कार्बन होता है उस मध्यवर्ती कार्बन पर ही कीटोन ग्रुप पाया जाता है और ये सिरे जो होते हैं उन पर पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं, इन मोनोसेकेराइड इकाइयों से अनेक OH समूह जो होते हैं वो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं, OH ग्रुप जो होता है उसे हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है। तो ये हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं वो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जैसे हम संरचना में देखेंगे, बात करेंगे। देखो, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं, ये जो अणु होते हैं ये अशाखित श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं वो अशाखित जो श्रृंखलाएं जो होती हैं उसके रूप में पाई जाती हैं, यानी कोई शाखाएं नहीं होती, एकदम सीधी श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं। और ये जो श्रृंखला जो होती है, श्रृंखला में अगर कार्बोनिल समूह सिरे पर पाया जाता है तो उस सिरे पर पाए जाने वाला कार्बोनिल समूह जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है और ऐसी जो श्रृंखला मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है एल्डोलेज। और अगर मध्यवर्ती कार्बन परमाणु से कीटोन समूह जुड़ा होता है, यानी कार्बोनिल समूह अगर मध्यवर्ती कार्बन पर जुड़ा होता है तो मध्यवर्ती जो श्रृंखला होती है, मध्यवर्ती कार्बन पर जुड़ने वाला जो समूह होता है, यानी कार्बोनिल समूह जो होता है मध्यवर्ती कार्बन पर, वो होता है कीटोन समूह और ऐसे जो श्रृंखलाएं होती हैं उन्हें कीटोज कहा जाता है।
अब ये एल्डोज और कीटोज समूह वाली जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्डोज और कीटोज समूह वाली जो पॉलीसेक्राइड एल्डोज और कीटोज श्रृंखला जो होती है, यानी एल्डोज और कीटोज ग्रुप वाली जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली ये जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती हैं, इनमें दो विशेष प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। तो इन समूह वाली जो सामान्य श्रृंखलाएँ जो होती हैं, यानी सामान्य शर्कराएँ जो होती हैं, जिन्हें मोनोसेक्राइड इकाइयाँ कहा जाता है, तो इन समूह वाली मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं, इनमें दो प्रकार के रासायनिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं इन समूहों की वजह से। एक गुण तो उत्पन्न होता है, एक रासायनिक गुण तो उत्पन्न होता है कि ये अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। अपचायक शर्कराएं क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इन ग्रुप की वजह से जैसे कॉपर +2 जो होता है, उस कॉपर +2 को ये शर्कराएं जो होती हैं वो कॉपर +1 में चेंज कर देती है। तो एक प्रकार से +2 से +1 हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना जो होता है वो अपचयन कहलाता है। तो इसी चीज़ को बात करते हैं, तो ये अपचायक शर्कराएं जो होती हैं उसके तरह कार्य करती हैं। इसके बाद दूसरा जो वर्ग होता है बेनेडिक्ट विलियन, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बेनेडिक्ट विलियन और फेहलिंग विलियन। तो बेनेडिक्ट और फेहलिंग जो विलियन जो होते हैं, उन बेनेडिक्ट विलियन और फेहलिंग विलियन का ये शर्कराएं जो होती हैं वो आधार होती हैं। यानी जब भी इन विलियनों को डाला जाता है तो इन्हीं मोनोसेक्राइड इकाइयों का जो घोल होता है उसमें डाला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात करी मोनोसेक्राइड इकाइयाँ कैसे होती, क्या होती, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी। अब बात करते हैं मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं उनके वर्गीकरण की। तो देखो बात करते हैं मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनके वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यूजुअली बात करते हैं मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण। देखो मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, इसका पहला प्रकार जो आता है वो आता है ट्रायोज। ट्रायोज वर्ड का मतलब होता है, जैसा आप लोगों ने आईयूपीएसी में पढ़ा होगा, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, कार्बन संख्या के आधार पर जो कार्बन की जो संख्या होती है इस आधार पर कुछ विशेष प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो ट्राई शब्द जब आता है तो ट्रायोज जो अब मोनोसेक्राइड इकाइयाँ हैं, तो मोनोसेक्राइड इकाइयों को जो 3 कार्बन वाला जो परमाणु होता है या 3 कार्बन वाली जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं वो ट्रायोज के अंतर्गत आती हैं। यूजुअली अगर इसे फॉर्मूले में रखें तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो C3H6O3, ये इसका फॉर्मूला होगा। CnH2n जो ON जो होता है उस फॉर्मूले में अगर हम इसको रखते हैं। अगर ट्रायोज के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ग्लिसएल्डिहाइड। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो ग्लिसरैल्डिहाइड का जो फॉर्मूला जो होता है वो यूजुअली होता क्या है, इस प्रकार से CH2OH। अब 3 कार्बन जोड़ने हैं, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, इनकी संयोजकता को पूरा करने के लिए OH H और डबल बॉन्ड के द्वारा इससे ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एक बॉन्ड के द्वारा इससे हाइड्रोजन। तो कार्बन की 4 संयुक्ता यहाँ पर पूरी हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर भी सबकी कार्बन संयुक्ता, अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये ग्लिसएल्डिहाइड होता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल की बात करें तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है उसके फॉर्मूले के अगर हम लोग लिखते हैं तो यूजुअली वही इस चीज़ को हम लोग CH2OH लिख सकते हैं, वही 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, और यहाँ पर कीटोन ग्रुप, एसीटोन है इस वजह से यहाँ पर कौन सा समूह आ जाता है, कीटोन। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। ठीक है, वही एल्डोज और कीटोज जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर वही CH2OH, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन का, और ये हो गया ग्लिसएल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो ये कुछ ट्रायोड मोनोसेक्राइड इकाइयाँ थी, यानी ऐसे मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जिसमें कार्बन संख्या 3 होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगली आती है टेट्रोज।
देखो टेट्रोज की अगर बात करते हैं तो टेट्रोज का मतलब जो होता है यानी 4 कार्बन जिसमें हो, यानी इसका फॉर्मूला अगर बनाए तो C4H8O4 इसका फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो उसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक तो आता है एरिथ्रोज और एक आता है थ्रियोज। देखो एरिथ्रोज की अगर बात करते हैं, अगर इसके फॉर्मूलों को लिखते हैं तो वही 4 कार्बन हमें लिखने हैं, पहला दूसरा, या फिर इधर बना लेते हैं पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। हमें वही काम करना है। यूजुअली क्या होता है, यहाँ नीचे वाला कार्बन CH2OH इस तरीके से लिख सकते हैं, यही वाली चीज़ है। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग के लिए एक OH हमें पता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सिरे वाले भाग जो होते हैं, सिरे वाले जो भाग होते हैं यानी कोई भी श्रृंखला जो होती है, श्रृंखला का जो टर्मिनल भाग या सिरे वाला जो भाग होता है उस पर हमेशा कौन सा समूह जुड़ेगा, एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से CHO लग करके भी लिखा जा सकता है। तो एक तो और मध्यवर्ती जो कार्बन होते हैं उन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है इस तरीके से, और इधर H इधर H। अब इसमें 4 कार्बन है तो चारों। अब यहाँ पर टर्मिनल वाला जो पोर्शन होगा उस टर्मिनल वाले पोर्शन पर हम लोग लिख देंगे CHO। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात करी टेट्रोज की और ट्रायोज की, ये एरिथ्रोज की संरचना होती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे तीसरे प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाई, और जैसे ट्रायोज से स्टार्ट किया था तो 3 कार्बन 4 कार्बन, कौन सा कार्बन आएगा 5 कार्बन, तो उसे बोलेंगे पेंटोज शर्करा। अब पेंटोज शर्करा की बात करें तो जिसमें कार्बन संख्या 5 होती हो, और कार्बन संख्या 5 होने का मतलब यह है कि इसका जो फॉर्मूला होगा C5H10O5 होगा। ठीक है, पेंटोज के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहला आता है राइबोज शर्करा, दूसरा आता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जाइलुलोज, जाइलुलोज के बाद अगर बात करें तो अरेबिनोल्स, अरेबिनोज की अगर बात करें तो हमारे पास राइबुलोज। तो ये सब जो होते हैं ये पेंटोज शर्कराएं होती हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज और राइबुलोज। अगर हम लोग बात करते हैं राइबोज शर्करा की अगर बात करते हैं तो यूजुअली राइबोज जो शर्करा होती है उसमें एल्डिहाइड समूह होता है, और अगर राइबोज शर्करा के सामान्य संरचना, देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अब हम 5 से 6 कार्बन जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये श्रृंखलाएं जो होती हैं वो विशेष प्रकार का समावयवता दर्शाती है। समावयवता का मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो समतल ध्रुवित जो प्रकाश होता है उसमें कंपन दर्शाते हैं, और जिसकी वजह से ये या तो प्रकाश के जो यानी प्रकाश के जब इस पर आपतित होता है इन पदार्थों पर, तो ये प्रकाश को या तो दक्षिण दिशा में घुमा देते हैं या वामावर्त दिशा में घुमा देते हैं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, यानी एक दूसरे के ये दर्पण समावयवी होते हैं। जैसे एक हाथ और ये दूसरा हाथ जो होता है एक दूसरे के दर्पण समावयव होते हैं, उसी प्रकार ये जो कंपोनेंट होते हैं वो 2 प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है प्रकाशिक समावयवता, इसको आप लोग केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ोगे, यहाँ तो मैं आपको नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद आपको ये चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यूजुअली क्या होता है कि दर्पण समावयवता जो होते हैं उसकी वजह से ये एक दूसरे पर अध्यारोपित, जैसे दोनों हाथ हमारे ऊपर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं तो एक सीधा दिखाई देगा और एक उल्टा दिखाई देगा, जैसे मिरर जो होता है। तो वही कंडीशन होती है। दर्पण समावयवता का मतलब यही होता है जिसे प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता का मतलब यह है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या बाईं ओर घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से ये समावयव जो होते हैं उन्हें DL समावयवी कहा जाता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल इसका ध्यान में रखें। और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये जो अणु जो होते हैं ये सीधी श्रृंखला में न होकर एक चक्रीय श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। तो चक्रीय श्रृंखला का निर्माण जो होता है, उस चक्रीय श्रृंखला का जो निर्माण होता है, साइक्लिक चेन जो होती है, उसका निर्माण ये अपने आप ही किस प्रकार करते हैं, यानी किस प्रकार कार्बोनिल समूह जो होता है वो जुड़ता है और एल्कोहलिक समूह वहाँ पर अटैच हो जाता है। तो मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो पहली चीज़ तो ये होती है, पेंटो शर्करा जो होती है वो यूजुअली जब सामान्य श्रृंखला होती है तब कैसी दिखाई देती है, और जब वो चक्रीय संरचना में परिवर्तित होती है या फिशर प्रक्षेपण सूत्र में जब उसको लिखा जाता है तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र में किस प्रकार वो लिखा जाता है। तो यूजुअली जैसे सबसे पहले तो पेंटो शर्करा, तो पहले 5 कार्बन बना लेते हैं। आप लोगों को इस प्रकार से ही ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये तो है एल्डिहाइड समूह। यहाँ पर नीचे संयोजकता पूरा करने के लिए या तो इस प्रकार से लिख दो या फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है CH2OH, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें आ जाएंगी, एक तरफ देखो CH2OH, इधर OH, यहाँ पर H OH, यहाँ पर H OH, यहाँ पर H। कार्बन की संख्या को जोड़ते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 कार्बन होते हैं, ये नंबरिंग हो गई। हमेशा क्रियात्मक समूह से नंबरिंग की जाती है। आप लोग IUPAC में सब कुछ पढ़ोगे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इसको लोड लेने की आवश्यकता है, बस मुझे केवल आपको समझाना है कि कैसे क्या होता है, कैसे शर्कराएँ होती हैं। अगर एग्जाम्पल लिखा देता, इनकी संरचना नहीं बताता तो वो कन्फ्यूजन आपके चलता रहता है। केमिस्ट्री में और ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस सारी चीज़ें होने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो समूह होता है, ये 5वें नंबर का जो कार्बन परमाणु जो होता है, यहाँ पर ये 5वें नंबर के कार्बन परमाणु से पहले का जो चौथे नंबर का जो कार्बन परमाणु होता है, इस चौथे नंबर के कार्बन परमाणु पे पाए जाने वाले जो ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं, इसके पास आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा तो कोई भी जो यौगिक होता, कोई भी तत्व जो होता है या परमाणु जो होता है, उस परमाणु का विशेष प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उस आधार पर देखा जाता है कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इनमें इलेक्ट्रॉनों को जो यानी जो सहसंयोजी जो बंध बनते हैं वो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बनते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है, इसलिए ये 2 बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। जैसे पहला तो ये और दूसरा इस प्रकार से जुड़ा होता है। मैं डायरेक्ट लिख दिया तो इस तरीके से ये होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद होता क्या है, जैसे हम चौथे पे करवा रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो 1s² 2s² 2p6 जो होता है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। जैसे यूजुअली देखा जाए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो 1s² 2s² और 2p4 होता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये जो सहसंयोजक बंध जो बनता है, जैसे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इन तीनों के बीच में, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने बंध बना लिया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने बंध बनाया। इस प्रकार बंध का निर्माण हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन काम आगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं बंध बनाने में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, इन दोनों का जो जोड़ा जो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसे कहा जाता है यानी लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर ऐसे ही प्रकार से पाए जाते हैं और डायरेक्ट किसी को इलेक्ट्रॉन देना हो तो दाता समूह के रूप में कार्य करता है। तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अब क्या करना है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये ऑक्सीजन जो होती है, ये ऑक्सीजन सीधे ही इस कार्बन को लोन पेयर दे देता है। जब इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा होने पर यहाँ पर भी वही 2 बंद, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर यानी यूजुअली क्या होता है, ये सीधे ही इससे आकर जुड़ जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे यानी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। यानी यूजुअली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन जो होगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर, यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी और उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर H+ आयन के रूप में निकलेगा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और ये डायरेक्ट कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, इस जगह जाकर जुड़ जाएगा। तो ये समूह जो होगा ये तो किस में चेंज हो जाएगा, OH समूह में, यानी ये H यहाँ पर जाकर जुड़ा तो OH समूह में चेंज हो गया। और फिर ये जो ऑक्सीजन जो होगा वो सीधे ही किसके साथ जाकर जुड़ गया, कार्बन के साथ। तो कंडीशन जो होगी वो कंडीशन हमारे पास इस प्रकार से होगी कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बंध बनाया तो ये क्या हो गया, OH।
ठीक है। अब इस OH को मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन जो थी, ये ऑक्सीजन ये सीधे ही कार्बन के साथ जुड़ी थी, तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो इस प्रकार से बंध का निर्माण हो जाएगा। बाकी कार्बन इस प्रकार आ जाएंगे, ये वाला, ये चौथे नंबर का कार्बन और ये 5वें नंबर का कार्बन, और इस प्रकार से ये आपस में जुड़ जाएंगे। कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। ये इसको ही दोबारा समझना है आपको कि भाई ये ऑक्सीजन जो होता है ये अपने लोन पेयर को सीधे ही कार्बन को दे देता है, तो यानी कार्बन से सीधा ही सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाता है, और फिर ये हाइड्रोजन जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर H+ आयन के रूप में जब यहाँ पर जाएगा, तो ये बंध टूटा था, ये डबल बॉन्ड से एक बंध टूटा, बंध जिस जगह टूटता है वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, इधर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब ये बंध टूटता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए तो पहले से इसके पास क्या था, ये तो पॉजिटिव में था, इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे और वापस ले लिए, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। यानी मैंने आपको 1 रुपया दिया और वापस भी ले लिया तो मैं न्यूट्रल हो गया। तो पहले तो इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये तो देने वाले को जो लेगा वो तो नेगेटिव में आएगा, जो देने वाला होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को वापस इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन देने पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, यानी ये जैसे ये पॉजिटिव है, ठीक है, अब इस पॉजिटिव में आ गया। अब उसके बाद ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये न्यूट्रल में हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा और डायरेक्ट ये ऑक्सीजन होगा ये कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव, अब एक ही बॉन्ड टूटा है, 2 बॉन्ड थे यहाँ पे, डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है, एक बॉन्ड टूट दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्रोजन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा H+ आयन के रूप में, और H+ आयन और O नेगेटिव आयन आपस में जुड़कर क्या बन जाएंगे, OH आयन के रूप में निकल जाएंगे, और उसके बाद आपके सामने ये वाली कंडीशन बच जाएगी। यही चीज आपको आगे तक ध्यान रखनी, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को इस चीज के बारे में ध्यान में रखना है। तो ये इस तरीके से ये बन जाएगा। अब संयोजकता पूरी करने के लिए वही OH, उसके बाद H, OH, H, और इसके बाद यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ होता है। अब इसी संरचना को फिशर प्रक्षेपण सूत्र में अगर लिखते हैं, फिशर प्रक्षेपण सूत्र, अब इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र में जब इसको लिखा जाता है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी सबसे पहले ये ऑक्सीजन, ठीक है, इस ऑक्सीजन से ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो ये पहले नंबर के कार्बन से ये पहले नंबर का कार्बन। अब दूसरे नंबर का जो कार्बन होगा वो ये वाला होगा, तीसरे नंबर का कार्बन ये वाला होगा, चौथे नंबर का कार्बन ये वाला होगा और 5वें नंबर का कार्बन ये वाला होगा। तो ये 5वें नंबर का कार्बन CH2OH यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। पहले नंबर का जो कार्बन, अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो राइट हैंड साइड में होते हैं, यानी जो समूह, जैसे ये OH समूह राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में होने का मतलब ये है कि इसको नीचे लिखा जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कैसे, तो ये पहले नंबर का जो कार्बन है इससे ये OH समूह जुड़ा हुआ है और ये H समूह, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विपरीत ध्यान में देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऊपर तो लिखना है OH और नीचे लिखना है H। अब बाकी में जो कॉन्सेप्ट आएगा, राइट हैंड साइड में जो है वो नीचे लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद वही चीज़ यहाँ पर होगी, HOH, संयोजकता पूरी हो गई, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, 4 बॉन्ड आपस में बनने चाहिए। देखो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पेंटोज शर्करा जो होती है यूजुअली क्या होता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर जितने भी जो शर्कराएं होती हैं, मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जो होती हैं, वो इस प्रकार का प्रक्षेपण सूत्र प्रदर्शित करते हैं, यानी चक्रीय संरचना प्रदर्शित करती हैं। तो उस चक्रीय संरचना को प्रदर्शित करने का जो फॉर्मूला है या जिस तरीके से ये होता है वो मैंने अरेंजमेंट आपको बता दिया। अब आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ये जो समूह होता है इस समूह को इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहा जाता है, और ये जो समूह होता है इसे नाभिक स्नेही समूह कहा जाता है। यानी अब नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करें, सपोज जैसे मान लो कि ये इस प्रकार की स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति में होता क्या है कि हम लोग जैसे ये CH3 और ये OH,
इस पर लोन पेयर होते हैं। मैंने आपको बताया था बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया, यानी ये जो बंध होता है इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि इस बंध का निर्माण एक इलेक्ट्रॉन इसके और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के से होता है। इस प्रकार इस बंध का निर्माण एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब यूजुअली क्या होता है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और इसे बोला जाता है नाभिक स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही में जब क्रिया होती है तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देता है। तो जो देता है उस पर तो पॉजिटिव आ जाता है, यानी पॉजिटिव में रहेगा, और जो ग्रहण करता है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। जब ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी दौरान क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर भाग जाता है और H+ आयन के रूप में होता क्या है कि यहाँ पर अब ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में से एक बंध जो होता है वो जिसे पाई बंध कहा जाता है, ये जो होता है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है और ये नाभिक स्नेही, यानी ये नेगेटिव चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उनको स्नेह करता है और ये धनात्मक जो आवेश होता है उसको स्नेह करता है, यानी धनात्मक आवेश जो होता है उसकी तरफ ये स्नेह करता है। तो यूजुअली क्या होता है कि ये कंडीशन जो होती है वो इस प्रकार से बनती है कि यहाँ पर ये कार्बन और ये, अब इस कार्बन से कोई भी समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर स्थिति जो होगी कि ये OH समूह, ये जो ऑक्सीजन जो होती है इस ऑक्सीजन से ये H+ आयन जो होता है हाइड्रोजन निकला है H+ आयन के रूप में, ये नेगेटिव चार्ज की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, OH। ठीक है, इसी प्रकार ये ऑक्सीजन जो होता है ये पूरे इलेक्ट्रॉन सहित ही कार्बन, यानी जो ये कार्बन जो होता है उससे बंध बनाता है, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात ये जो पूरा का पूरा भाग होता है CH3 वाला भाग, ये इससे आकर इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, यही कंडीशन होती है इस जगह। तो इस प्रकार से ये जो संरचना हमें प्राप्त होती है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। फिर इसका जब प्रेशर प्रक्षेपण सूत्र बनाते हैं, चक्रीय संरचना बनाते हैं, तो आपको इसमें कुछ नियम है उनको फॉलो करना है। पहली चीज़ तो यानी जो ऑक्सीजन जो होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, फिर इसके बाद नंबरिंग जो होती है यानी यहाँ से होगी तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वें नंबर का कार्बन परमाणु होता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो समूह दाईं ओर होता है, जैसे OH समूह, इसकी बात करें तो ये जो है ये दाईं ओर ना होकर इसकी जो संरचना है इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले नंबर के कार्बन पर ये जो OH समूह जो होता है इसको ऊपर लिखा जाता है और इसको नीचे लिखा जाता है। बाकी में आपको ये फॉलो करना है, जितने भी कार्बन अगर मध्यवर्ती कार्बन होते हैं तो दाईं ओर जो होता है उसको नीचे लिखा जाता है और बाईं ओर जो होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको इस ध्यान में देना है। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली ये जो चीज़ होती है, अब ये समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। समावयवता कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी यही कि यही संरचना जस्ट पलट जाएगी तो OH समूह इधर आ जाएंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन इधर आ जाएंगे, तो इसकी जो संरचना चेंज होगी तो इसे बोला जाता है अल्फा श्रृंखला। और जब ये वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी कुल मिला के 2 प्रकार के समावयवी होते हैं, एक तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, एक वाम ध्रुवण घूर्णक। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब होता है कि ये दक्षिण दिशा में चक्कर कर रहे हैं और वाम ध्रुवण घूर्णक का मतलब होता है कि ये उल्टी दिशा में, यानी जो फैन जो हमारा घूमता है तो वो ऐसा सीधा घूमता है, या घड़ी की दिशा की तरफ जो घूमना, तो घड़ी की दिशा की तरफ घूमना तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। तो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं जब प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं तो 2 प्रकार की प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी ये समतल ध्रुवित जो प्रकाश होता है उसको दाईं ओर या बाईं ओर जो होता है घुमाने का काम करते हैं। इस वजह से 2 प्रकार के रूप हमें प्राप्त होते हैं। फ्रिशर प्रक्षेपण सूत्र अगर उनका बनाएंगे तो जैसे इसका अपोजिट बन जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर होती है। अब हम लोग एक और चीज़ बात कर लेते हैं। अगर ये तो हमने बात करी राइबोज जो शर्करा होती है, अब राइबोज शर्करा की बात करने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये तो राइबोज शर्करा हो गई, अब अगर डीऑक्सी राइबोज शर्करा की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा में आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का। तो दूसरे नंबर का जो कार्बन होता है उस पर जो OH समूह जुड़ा होता है उसमें से एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ये हो जाता है D, यानी एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो डी ऑक्सी राइबोज
शर्करा जो होती है वो यही होती है। यानी सेकेंड नंबर का जो कार्बन होता है उस सेकेंड नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से डीएनए जो डीऑक्सीराइबो शर्करा है उसका संख्या एकदम सेम टू सेम होती है। तो यहाँ पर भी जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वहाँ से एक ऑक्सीजन कम करने पर ये डीऑक्सी राइबो शर्करा हो जाती है। इसी वजह से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर जो विकास हुआ था, उद्विकास जब हुआ था तो सबसे पहले डीएनए आया था या आरएनए होता है, या डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था या आरएनए का निर्माण हुआ था। तो आपको यही भी बात ध्यान में रखनी है कि राइबो शर्करा से ही डीऑक्सी राइबो शर्करा का निर्माण होता है। और राइबो शर्करा में सेकेंड नंबर का जो कार्बन होता है उस सेकेंड नंबर के कार्बन पर OH समूह जो जुड़ा होता है उससे एक ऑक्सीजन कम होने पर डीऑक्सी राइबो शर्करा का निर्माण होता है। तो वही चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है और इस आधार पर ही डीऑक्सी राइबो शर्करा जो होती है उसका निर्माण होता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक पेंटो शर्करा के बारे में बात करी। अब बात करेंगे हेक्सो शर्करा के बारे में। तो हेक्सो शर्करा की अगर बात करते हैं तो हेक्सो शर्करा में 6 कार्बन वाली संरचनाएं आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है उसकी संरचना के बारे में लोग बात करेंगे। यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी लगेगा और 6 कार्बन वाली श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो हेक्सो शर्करा की बात करते हैं, 4th नंबर का टॉपिक। यानी 4th नंबर की जो शर्करा होती है, पहली ट्रायोज पढ़ी, फिर उसके बाद टेट्रोज पढ़ी और टेट्रोज के बाद हम लोगों ने पेंटोज की बात करी और बात करते हैं हेक्सोज शर्करा या हेक्सोज मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। इसमें कार्बन संख्या 6 होगी तो इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप लोगों को पता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और एक होता है मैनोज। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का। यानी अणुसूत्र से हम पता नहीं लगा सकते ग्लूकोज कौन सा है और फ्रक्टोज कौन सा है, बस संरचना सूत्र से पता लगाया जा सकता है। तो संरचना सूत्र में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड समूह होता है यानी CHO समूह होता है। फ्रक्टोज जो होता है उसमें कीटोन समूह जो होता है वो उपस्थित होता है। तो इसमें तो एल्डिहाइड समूह और इसमें होता है कीटोन समूह। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखें। अब जैसे संरचना अगर बनाते हैं तो जैसे ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज में पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। पहला जो कार्बन होता है उससे वो एल्डिहाइड समूह का होता है, दूसरा जो कार्बन होता है उसमें OH समूह और इधर H समूह, और तीसरे नंबर का जो होता है इस पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि तीसरा नंबर का जो कार्बन होता है उसमें इस साइड राइट हैंड साइड हाइड्रोजन होता है और लेफ्ट हैंड साइड OH समूह होता है। तो तीसरे नंबर के कार्बन में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वापस इधर OH समूह आ जाएगा, यहाँ पर भी OH समूह और इधर H और यहाँ पर होता है CH2OH। तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो पहला नंबर का कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये पहला, ठीक है, ये वाला जो कार्बन होता है इस कार्बन से ये OH और यहाँ पर ये जुड़ा होता है H। अब इसके बाद जैसे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और जो छठा जो कार्बन होता है वो CH2OH। यहाँ पर इधर OH होता है, ठीक है, ये OH और इधर ये H, ये OH, ये H, ये यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर OH और ये H। तो आपको इस जगह का जो तीसरे नंबर का जो कार्बन परमाणु होता है उस पर आपको स्पेशल ध्यान में रखना है और इस प्रकार से संरचना होती है। तो ये C6H12O6 अब इनको देखते हैं तो उतना ही अणुसूत्र आता है, कार्बन 6 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे और हाइड्रोजन जो होंगे वो टोटल 12 होंगे। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। अब ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ें तो पता लग गई। अब ग्लूकोज जो होता है इसमें होता क्या है, यही जो कंडीशन होती है मैंने आपको बताया था कि यूजुअली क्या होता है यहाँ पर कि ये जो ग्लूकोज जो होता है ये भी वही पुनर्विन्यास प्रदर्शित करेगा, यानी फिशर प्रक्षेपण सूत्र प्रदर्शित करेगा। तो होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो OH आयन जो होते हैं या OH समूह जो होता है, हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो एक प्रकार से नाभिक नहीं होता है और यहाँ पर कीटोन समूह जो होता है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी आएगी। पांचवें नंबर के कार्बन से जुड़ा जो ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को
कार्बन को दे देता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी समय क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है वो H+ आयन के रूप में निकलता है और H+ आयन के रूप में इसी दौरान होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो एक बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उनको ग्रहण कर लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये H+ आयन जो होता है वो इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं यानी उदासीन हो जाते हैं और ये OH यानी जो हाइड्रोजन जो होता है ये इससे जाकर जुड़ जाता है, OH समूह का निर्माण कर लेता है और OH समूह का निर्माण करने के पश्चात ये ऑक्सीजन डायरेक्ट ही कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। तो कंडीशन जो होगी हमारी वो इस प्रकार से होगी। अगर इसी तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से लिखें अगर हम लोग, तो ये कंडीशन जो होती है वो इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है, ये OH समूह जो था इसका हाइड्रोजन वहाँ चला गया तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये OH और ये H इस प्रकार से। फिर इसके बाद दूसरे नंबर के कार्बन से ये OH जुड़ा होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होता है। इसके बाद यहाँ बात करें तो ये हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर ये तीसरे नंबर का जो होगा वो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद OH और ये H, यहाँ पर फिर OH और ये H। अब ये इस चीज़ को यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान में देना है, तो ये OH और ये H, ठीक है। अब ये वाला तो चेंज हो गया, तो इस वाले पर आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन और ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है यानी यहाँ से ये इस जाकर जुड़ जाता है और यहाँ क्या आ जाएगा CH2OH, ठीक है। अब अगर इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र अगर बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र जो बनाएंगे वो यूजुअली किस प्रकार से बनेगा, देखो सबसे पहले तो 6 अणुओं युक्त जो संरचना होती है, तो 6 कार्बन वाली संरचना होती है, तो इसमें आपको इस प्रकार से बनानी होती है। अब आपको एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि यूजुअली अगर ये OH समूह इधर हैं यानी ये यहाँ पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, अगर ये OH समूह राइट हैंड साइड होता है तो इसे अल्फा डी ग्लूकोज को बोला जाता है और अगर ये OH समूह इस साइड आ जाता है और ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है तो इसे बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखें और ऐसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र भी उसका चेंज कर देंगे। तो देखो कैसे होती है इसकी संरचना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होगा क्या है, सबसे पहले नंबर का कार्बन ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा। तो देखो क्या होता है, सीजर जो है वही है, फर्स्ट नंबर के कार्बन से नया बनने वाला जो OH समूह जो होता है उसको आपको हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे की तरफ, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ। ठीक देखा जाए तो ये OH समूह जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है, राइट साइड की होने की वजह से इसे नीचे लिखा जाता है, लेफ्ट साइड जो चीज़ होगी उसको ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर का ये कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और एक छठा इससे जुड़ा होता है जिसे CH2OH और इससे ये हाइड्रोजन CH2OH और ये हाइड्रोजन। ये देखो पहले इसके बाद का सेकेंड नंबर के कार्बन नीचे राइट हैंड साइड OH समूह है तो नीचे लिखा जाएगा और ये हाइड्रोजन। इसके बाद ये वाला, ये हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है और ये OH ग्रुप यहाँ पर है। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो होता है इसमें राइट हैंड साइड OH है तो नीचे लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है तो ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद ये CH2OH जो होता है वो एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होगा यानी यूजुअली ये CH2OH जो होगा ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर बात करते हैं तो ये तो हमने बात करी फिशर प्रक्षेपण सूत्र ग्लूकोज और इसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसी तरीके से अगर फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं तो फ्रक्टोज की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस जो था वो हमने एल्डिहाइड और कीटोन का था, दोनों की संरचना बना के देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज की हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाई थी उसको वापस बना लेते हैं।
ये ग्लूकोज की जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है। ये 3rd नंबर का जो कार्बन होता है उस पर चेंज हो जाती है पोजीशन। तो ये तो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में होता क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसकी वजह से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नंबर का कार्बन। फ्रक्टोज जो होता है, अगर फ्रक्टोज की संरचना देखते हैं तो यूजुअली फ्रक्टोज की संरचना में क्या होता है, पहले नंबर का कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठे नंबर का कार्बन। तो पहले नंबर का जो कार्बन होता है उस पर वही ये वाला जो ग्रुप होता है CH2OH, और सेकेंड नंबर के कार्बन पर कीटोन समूह आकर जुड़ जाता है। तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है 1 2 3 4। अब उसके बाद वही वाली चीज़ आ जाएगी, यानी यहाँ ये चीज़ खत्म होगी। उसके बाद तीसरे नंबर के कार्बन पे पोजीशन उल्टी हो जाती है, ये OH, ये H, ये OH और ये H, और ये आ जाएगा CH2OH। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना जो होती है, अणुसूत्र जो होता है दोनों का सेम होता है, लेकिन संरचना में ये वाली चीज़ होती है। यहाँ ये कीटोन समूह, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह। ये पहले नंबर का कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो अणुसूत्र दोनों का सेम है। कार्बन 6 है, कार्बन इसमें भी 6, इसमें हाइड्रोजन 12 है तो इसमें भी हाइड्रोजन 12 है, इसमें ऑक्सीजन 6 है तो इसमें भी 6 है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यूजुअली क्या है कि यहाँ पर एक ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज जो होता है उसमें कीटोन समूह होता है, और कीटोन समूह हमेशा मध्यवर्ती कार्बन पर होता है, और एल्डिहाइड समूह जो होता है हमेशा तत्व जो होता है उसके सिरे पर होता है। अब ये ग्लूकोज जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्लूकोज के लिए भी वही वाली बात आ जाती है कि चक्रीय संरचना का जब निर्माण होगा तो सेकेंड नंबर का कार्बन और 5th नंबर के कार्बन का जो OH समूह जो होता है वही वाला अरेंजमेंट होगा। ये ऑक्सीजन जो होगा कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो होगा H+ आयन के रूप में ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो कंडीशन जो होगी हमारे पास ये इस प्रकार से होगी। ये कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से इस प्रकार से जुड़ जाता है, A 3 4 5 और ये 6 CH2OH। ठीक है, ये तो CH2OH हो गया, और ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, और ये ऑक्सीजन डायरेक्ट ही इस कार्बन से जाकर इस प्रकार से जुड़ जाती है। बाकी जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर OH समूह और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से संयोजकता पूरी कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर ये जो तत्व होता है इससे, यानी ये जो यहाँ पर इस प्रकार से होता है, यहाँ पर कौन आकर जुड़ जाएगा, OH समूह। तो देखो ये CH2OH हो गया और यहाँ पर ये OH हो गया। अब आपको इस चीज़ का जरूर में ध्यान देना है कि ये जो ऊपर टर्मिनल वाला पोर्शन जो होता है, ये OH ग्रुप जो होता है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये तो CH2OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो संरचना जो होगी वो इस प्रकार से OH समूह के रूप में होगी। तो ये OH समूह जो होगा राइट हैंड साइड ही रखना है आपको, और ये CH2OH समूह जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर CH2OH जो होगा वो पोजीशन होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये हाइड्रोजन जो होगा वो राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ होती है वो नीचे आती है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है। तो यूजुअली ये जो फ्रक्टोज होता है इसका जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र जब हम बनाएंगे तो इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ ये कार्बन ये वाला कार्बन इस प्रकार से। ठीक है, ये पहले नंबर का जो कार्बन होता है, इस पहले नंबर के कार्बन से ऊपर और नीचे आपको ध्यान में रखना है। OH समूह राइट हैंड साइड है तो ये OH समूह, और यहाँ पर ऊपर की तरफ CH2OH लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर का जो कार्बन होता है इसमें हाइड्रोजन जो है वो राइट हैंड साइड है तो उसको नीचे लिखा जाएगा, और OH ग्रुप जो है ऊपर है तो इसको ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद ये OH ग्रुप जो है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो इसको नीचे लिखा जाएगा, और H जो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बात करते हैं तो वही CH2OH जो होगा उसको ऊपर लिखा जाएगा और इसको नीचे लिखा जाएगा। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज जो होता है
वो होता है अल्फ़ा। क्यों बोला? क्योंकि इसमें ये OH ग्रुप अगर दाईं ओर होता है तो इसे अल्फ़ा बोला जाता है, अगर ये OH ग्रुप बाईं ओर हो जाता है तो इसे बीटा कहा जाता है, जो केमिस्ट्री में आप डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ मैं तो केवल नाम की बात करें। डी और एल का मतलब क्या होता है? एक तो डी होता है और एक एल होता है। अल्फ़ा का मतलब आप समझ गए, OH ग्रुप इधर है तो, और उधर होगा तो बीटा। डी का मतलब होता है, यूजुअली मैंने आपको बताया था कि ये जो अणु होते हैं प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं। अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं तो इसके डी लिखा जाता है, अगर ये बाईं ओर घुमा देता है तो इसे एल लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका नामकरण। अब इसके बाद हम लोगों ने हेक्सो शर्करा के बाद अगर हम बात करें, हेक्सो शर्करा जो होती है वो 6 कार्बन वाली होती है। 7 कार्बन वाली श्रृंखला जो होती है वो यानी 7 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड इकाई जो होती है वो होती है हेप्टोज। और हेप्टोज शर्करा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है स्यूडो हेप्टुलोज। तो ये स्यूडो हेप्टुलोज जो होता है वो यूजुअली हेप्टोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है। अब मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं इसके बारे में अगर कुछ और बातें करें तो ये मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं वो रंगहीन होती हैं, ठोस होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती है और ये 2 रूपों में पाई जाती है, साधारण श्रृंखला के रूप में और वलय के रूप में पाई जाती है। तो सामान्य श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, शाखित नहीं होती। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इनमें किसी में भी शाखाएँ नहीं होती। और आगे बात करते हैं तो ये जो श्रृंखलाएं होती है यानी ये मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती हैं इनका आगे जाकर जल अपघटन भी नहीं होता। यही मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़कर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं। तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो एक विशेष प्रकार का बंध का निर्माण होता है जिसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। तो इस ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं। तो मोनोसेकेराइड इकाइयों के जैविक महत्व की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज होता है उसे ईंधन कहा जाता है शरीर का, क्योंकि शरीर का ईंधन उसे कहा जाता है कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है चलने फिरने दौड़ने भागने के लिए वो ग्लूकोज से ही प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं प्रकाश संश्लेषण में जिनमें विशेष प्रकार की शर्कराओं का निर्माण होता है जो ट्रायोज टेट्रोस प्रकार की होंगी, ट्रायोस के साथ साथ टेट्रोस प्रकार की होंगी, पेंटोस प्रकार की और हेप्टोस प्रकार की होती हैं। जैसे हेप्टोस प्रकार की बात करें तो स्यूडो हेप्टुलोज का निर्माण होता है। पेंटोस प्रकार की बात करें तो जाइलोज फॉस्फेट RUMP RUDP का निर्माण होता है। तो ऐसे विशेष प्रकार की कुछ ऐसी तत्वों का या शर्कराओं का निर्माण होता है जो प्रकाश संश्लेषण में होता है, वो एक प्रकार से मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ही होती हैं। स्तन ग्रंथियों में जो लैक्टोज जो शर्करा का निर्माण होता है वो लैक्टोज शर्करा का निर्माण भी मोनोसेकेराइड इकाइयों से ही होता है। स्टार्च का निर्माण जो यानी पौधों में जो भोजन का स्टोर जो होता है वो स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में स्टोर होता है। तो स्टार्च या मंड के रूप में जो भोज्य पदार्थों का जो संग्रह होता है पादपों में वो भी मोनोसेकेराइड इकाइयों के आपस में जुड़ने की वजह से ही होता है। तो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जो पूरा टॉपिक था जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करें। थैंक यू सो मच।